बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोशियोलॉजी के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इस पे हम रोशनी डालेंगे और इसके अलावा एक दो कॉन्सेप्ट और हैं जो क्राइम से रिलेटेड हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है इसको मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स के अंदर डिफाइन कर दूँ। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जब किसी भी रियासत के अंदर स्टेट में क्राइम होता है तो उस क्राइम को उसकी इन्वेस्टिगेशन करना और उस क्राइम को थ्रू प्रोसिक्यूशन उसकी सजाएं जो हैं वो दिलवाना, ये होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। फौजदारी निज़ाम इंसाफ इसको कहा जाता है। रियासत पाकिस्तान के अंदर जब ब्रिटिश थे तो उन्होंने इसको नाफिज किया था। इससे पहले किंगशिप होती थी, मुगल दौर के अंदर वहाँ पे काजी की अदालतें होती थी, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंडिया के अंदर सब कॉन्टिनेंट इंडियन में ब्रिटिश ने इसको लागू किया था और वही आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन कंट्रीज जो है सब कॉन्टिनेंट, उनके अंदर यही सिस्टम लागू है। पाकिस्तान ने इसके अंदर बेसिक चेंजेस की हैं अपने रिलीजन और अपनी सोसाइटी के मुतल्लिक, और इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं उन्होंने भी कुछ इसके अंदर चेंजेस की हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का वही है जिसको हम अभी आज डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इसको थोड़ा डेप्थ में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इस चीज को स्टडी करने से पहले, इस चीज को डेप्थ में जाने से पहले मैं एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। देखें, पाकिस्तान के अंदर जब भी जुर्म होता है तो सबसे पहले वो जुर्म होता है सोसाइटी में, मुआशरे के अंदर वो जुर्म होता है। तो मुआशरे के अंदर जब जुर्म होता है तो इसको मुआशरा बुरा ख्याल करता है और मुआशरे को नुकसान भी देता है। तो यहाँ से तीन चीज़ें जो है वो आपने समझनी है। बेसिक जो मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बता दिया था, अब थोड़ा उसको एलेबोरेट और करते हैं कि क्राइम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो क्राइम होता है वो ह्यूमन सोसाइटी के अंदर होते हैं, ह्यूमन बीइंग उसको करते हैं। सेकंड जो है वो होता है सोसाइटी के अंदर क्राइम होता है, मुआशरे के अंदर होता है। और थर्ड उसके अंदर ये बात है कि जो भी क्राइम होता है वो अनएथिकल होता है, गैर अखलाकी होता है। ये सबसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। सोशियोलॉजी के अंदर जो क्राइम है उसमें सबसे जो पहली बुनियाद है इसकी वो है कि वो सोसाइटी के अंदर ह्यूमन बीइंग होते हैं, तो इंसानों के माशरे में ही जो जुर्म वकूअ पज़ीर होता है। सेकंड उसके अंदर बात यह है कि सोसाइटी के अंदर ही जुर्म होता है, कि माशरे के अंदर होगा। एक सोसाइटी किसी एक लोकेलिटी के अंदर रह रही है तो उसके अंदर ही जुर्म होता है। इस चीज़ को अगर आप अपने जहन के अंदर आप रखें। उसके बाद दूसरी बात यह होती है कि जुराइम का जो कॉन्सेप्ट है, जुराइम का, इसके बारे में सबसे पहली बात ये होती है जितने भी जुर्म हैं वो सारे अनएथिकल होते हैं, गैर अखलाकी होते हैं। चोरी करना गैर अखलाकी है, किसी को कत्ल कर देना गैर अखलाकी है, डाका मारना गैर अखलाकी है, इंसानों की बेहुरमती गैर अखलाकी है। ये सारे जुराइम जितने हैं ये सारे गैर अखलाकी होते हैं। अब इन जुराइम के बाद जब एक किसी मुआशरे में जुर्म वकूअ पज़ीर हो जाता है तो सबसे पहली बात उसके अंदर क्या होती है, वो ये होती है कि मुआशरे में इंसान रहने वाले उसको बुरा ख्याल करते हैं। बुरा ख्याल करने के अलावा वो कनेक्टेबल क्राइम होता है, काबिल दस्तंदाजी पुलिस होता है कि पुलिस उसकी FIR दर्ज करती है। सेक्शन 154 ऑफ CRPC ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 154 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत। दूसरी बात उसके अंदर आपने ये देखनी है कि अब सोशियोलॉजिकल इसका जो कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का, इसको हम अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं डेप्थ के अंदर। यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स।
थोड़ा सा मैं इसको समराइज आपके लिए कर दूं कि व्हाट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले आपने समझना है क्राइम क्या होता है, क्राइम का सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या होता है। सबसे पहली बात उसके अंदर ये होती है कि सोसाइटी ह्यूमन बीइंग की होती है, इंसानों की जो माशरा है उसके अंदर ही जुर्म हुकूक दीन होता है। कभी जानवरों के माशरे में जानवरों ने जुर्म हुकूक दीन नहीं किया, कभी सुपर नेचुरल सोसाइटी के अंदर कभी जुर्म हुकूक दीन नहीं हुआ। उसके बाद माशरे के अंदर होता ज़ाहिर है कि जब इंसान होंगे तो माशरा बनेगा, जब माशरा बनेगा तो मुख्तलिफ किस्म के इंसान होंगे, मुख्तलिफ उसके अंदर सोसाइटीज़ होंगी, मुख्तलिफ उसके अंदर क्लासेज होंगी, मुख्तलिफ उसके अंदर इनकम ग्रुप होंगे, मुख्तलिफ उसके अंदर अवेयरनेस लेवल होगा, मुख्तलिफ उनकी एजुकेशन होगी। इसके बाद जब सोसाइटी में कोई जुर्म हुकूक दीन हो जाता है तो हर जुर्म अनएथिकल होता है, हर जुर्म गैर अखलाकी होता है। दुनिया की कोई भी नॉलेज जुर्म को अखलाकियात नहीं समझता। जब दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, तो उसके अंदर भी जो जुराइम हुकूक दीन हुए थे उनको बाद में अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगी जुराइम का नाम दिया था। जब वियतनाम की बार 70s में हुई थी, अमेरिकन और उसके बाद वियतनामीज की, वो भी उसके अंदर अमेरिका ने बहुत ज़्यादा जेंडर क्राइम वहाँ पे किए थे, बाद में वो भी जंगी जो है कि उनको जुराइम समझा गया था। बोस्निया के अंदर सर्बिया की फौज जो थी इसने जंगी जुराइम किए थे, बहुत से लोगों को वहाँ पे लोगों की कब्रें दरियाफ्त हुई हैं, वहाँ पे लोगों की इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई हैं, वहाँ पे हज़ारों सैकड़ों के हिसाब से लोग दफन किए गए हैं। उसके बाद कश्मीर को देख लें, मकबूजा कश्मीर के अंदर भी भारतीय फौज जो है जंगी जुराइम कर रही है, वहाँ पे लोगों की इज्तिमाई जो कब्रें वहाँ पे दरियाफ्त हो रही हैं, आबरूरेज़ी के वाक़यात हैं। ये सब सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर जंगी जुराइम होते हैं। यहाँ से ये बात ज़ाहिर होती है कि कोई भी जुर्म चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे वो बड़े लेवल का हो, अनएथिकल होता है। अगर बशारा आप तोड़ते हैं रोड के ऊपर तो वो भी अनएथिकल है, उसकी सज़ा कम है, और एक कत्ल करते हैं वो भी अनएथिकल है, उसकी सज़ा ज़्यादा है। ये कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजिकल, जो क्राइम है उनका कॉन्सेप्ट है। अब इसमें फर्दर हम आगे इसको एलैबोरेट कर लेते हैं। व्हाट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट, इसके अंदर एक सोशियोलॉजिकल एक कॉन्सेप्ट है सोशल कंट्रोल का, कि सोशल कंट्रोल किस चीज को कहा जाता है। तो हम इससे पहले अब सबसे पहले सोशल कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। ये इसी टॉपिक का सब टॉपिक है। सोशल कंट्रोल। देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा सोशलाइजेशन का। सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? हम अक्सर लोगों के बारे में कहते हैं कि फलां खानदान बड़ा सोशल है, हमारा फलां दोस्त बड़ा सोशल है, फलां जो पब्लिक सर्वेंट है वो बड़ा सोशल है। तो सोशल होने का कॉन्सेप्ट यहां से क्या है? सोशल होने का कॉन्सेप्ट ये है कि जिन नॉर्म्स के साथ, जिन वैल्यूज के साथ और जिस सोशल कंट्रोल के साथ आप माशरे में रह रहे होते हैं उसको सोशलाइजेशन कहा जाता है। दूसरे वर्ड्स के अंदर किसी भी इंसान का जो डेविएंट बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने के लिए सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी के अंदर पाया जाता है कि किसी भी बंदे की नेगेटिव टेंडेंसीज, किसी एक पर्सन की नेगेटिव टेंडेंसीज, किसी माशरे की नेगेटिव टेंडेंसीज, उनके इन सब को कंट्रोल करना सोशलाइजेशन कहलाता है। तो अब यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट को याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि सोशल कंट्रोल क्या होता है? सोशल कंट्रोल इज द बेसिक मीन ऑफ सोशल सॉलिडारिटी and conformity rather than deviance. It controls the behavior, attitude and action of individual to balance their social situation. Man is born free but in chain everywhere. He lives. A person living in a society has to adopt certain rules and regulations. These are the social norms on which the whole society is running. For smooth functioning and running of these norms, these controls are necessary. It regulates harmony and brings unity among individuals of the same group. It also affects socialization process when social norms are followed by the people of society.
It means that they adopt conformity to society and establish control. The deviancy from these norms lead to punishment, may be lighter or serious, which touch the border of law. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। किसी भी मुआशरा जो है उसकी यकजहती, उसकी सालमियत और उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ये सब सोशलाइजेशन, सोशल कंट्रोल के थ्रू होती है। लोगों का, जैसे मैंने पहले आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक बात समझाई थी डियर स्टूडेंट्स आपको, कि सोशियोलॉजी में ये हम पढ़ते हैं कि एक सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की सोशल क्लासेस पाई जाती हैं। तो सबसे पहली सोशल क्लास वो होती है अपर क्लास, इसके बाद होती है मिडिल क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास है, फिर लोअर क्लास है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप समझना आपके लिए जरूरी है, वो ये है कि एक क्लास, एक सोशल क्लास अगर अपर क्लास है तो उनके आपस के अंदर जो मसाइल हैं, इंट्रा क्लास मसाइल होंगे, वो उनके और तरह के होते हैं, उनकी नेचर डिफरेंट होती है। और जो लोअर क्लास होती है उनके आपस में इंट्रा क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो और तरह के होते हैं। मिडिल क्लास जो होती है इसके अंदर कुछ खसूसियात अपर क्लास की होती हैं, कुछ खसूसियात लोअर मिडिल क्लास की होती हैं, तब मिडिल क्लास बनती है। दूसरी बात इकोनॉमिक्स ये कहती है कि किसी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे अहम जो वेरिएबल है वो आपका मिडिल क्लास होती है। अगर मिडिल क्लास जो है उसके अंदर डेवलपमेंट होगी तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। उसकी रीजन ये होती है कि अपर क्लास जो होती है उसकी परसेंटेज किसी पॉपुलेशन में बहुत कम होती है, और जो लोअर क्लास होती है उसकी जो परसेंटेज है पॉपुलेशन में ये भी बहुत कम होती है। जितनी भी पॉलिसीज आती हैं उनमें सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड के साथ जो डेवलपमेंट की पॉलिसी, सोशल डेवलपमेंट की पॉलिसीज आती हैं, उसके अंदर उनका बेसिक टारगेट एरिया जो होता है वो मिडिल क्लास होता है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप समझिए कि जब सोशल कंट्रोल किसी भी सोसाइटी के अंदर होगा तो उसके अंदर डेविएंस का बिहेवियर कम होगा, डेविएंसी उनमें कम होगी। इस बात को याद रखिएगा कि लोग के अंदर जो मनफी जज्बात हैं, जो बगावत करने के जज्बात हैं वो कम होंगे, रिवॉल्ट के जज्बात कम होंगे। तो सोशल कंट्रोल सबसे मेन चीज होता है कि सोशलाइजेशन के थ्रू इसको अचीव किया जाता है। तो सोशलाइजेशन जो होता है वो आपको मुआशरे के अंदर आपके जो आपकी अप्रोच है किसी की, एक पर्सन की, और उसके बाद उसकी अप्रोच है मसाइल को हल करने के लिए, उस सब ठीक है, उनकी सोशलाइजेशन इन चीजों के ऊपर बहस करती है कि किसी एक पर्सन को मुआशरे के अंदर उसका बिहेवियर न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए। तो सोशलाइजेशन के अंदर सबसे पहले फैमिली है, फैमिली के नॉर्म्स हैं, फिर उसके बाद आपके फ्रेंड्स हैं, पीयर ग्रुप्स होता है, फिर उसके बाद रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स होते हैं, मॉस्क हैं, चर्च हैं, बाकी जो कम्युनिटीज उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूट होते हैं। इसके अलावा आपके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, आपकी सोसाइटी है, यूनिवर्सिटीज हैं, मीडिया है, ये सब क्या करता है, सोशलाइजेशन के प्रोसेस को इंक्रीज करता है। जब सोशलाइजेशन का प्रोसेस किसी मुआशरे में इंक्रीज होता है तो सोशल कंट्रोल का जो टारगेट है ये अचीव होता है। जिस सोसाइटी के अंदर सोशल कंट्रोल ज्यादा हो वहां पे क्राइम कम होते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि इसकी चंद डेफिनेशन है सोशल कंट्रोल की, इसको हम डिस्कस कर ले। सबसे पहले फेयर चाइल्ड ये कहता है इट इज द प्रोसेस व्हिच हेल्प्स अ सोसाइटी टू सिक्योर कंफर्टेबिलिटी टू इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप्स। इसके अलावा हॉर्टन ने ये कहा था द सोशल कंट्रोल इज द कंप्लीट प्रोसेस वेयर अ सोसाइटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू इट्स मेंबर्स एंड कंफर्मिटी टू देयर प्रोस्पेक्ट्स। डियर स्टूडेंट, इन दो डेफिनेशंस के अंदर किसी बंदे की, किसी एक पर्सन की अपनी सोसाइटी के अंदर कंफर्मिटी है, उसकी सोसाइटी की प्रोटेक्शन है, उसको सोशल कंट्रोल कहा जाता है। और एक बात याद रखिए स्टूडेंट यहाँ पे कि आप ये कॉन्सेप्ट जो है कंफर्मिटी, इससे क्या मुराद है। कंफर्मिटी के कॉन्सेप्ट से मुराद ये है कि एक पर्सन जो एक सोसाइटी के अंदर रहता है उसकी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ उसकी सोशल नीड्स होती हैं, कुछ उसकी रिलीजियस नीड्स होती हैं। ये मैं आपको ट्रायंगल में समझा देता हूँ इस चीज को। पहली सोशल नीड्स हो गई,
फिर इसकी इकोनॉमिक बेसिक नीड्स हो गई, फिर इसकी रिलीजियस नीड्स हो गई। डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंट्रा रिलेशन, ये एक कॉन्सेप्ट है कि जब इंसान की बेसिक नीड जो है ये पूरी हो जाती हैं, पूरी हो रही होती हैं, इसके बाद इंसान को सोशल नीड की जरूरत पड़ती है। जब सोशल नीड्स उसकी पूरी हो रही होती हैं तो इसके बाद उसको रिलीजियस नीड्स की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है बेसिक नीड्स हैं उसकी माशरे में, तो उसको 3 जो चीजें हैं वो उसकी बेसिक नीड में शामिल है। उसको शेल्टर मिलना चाहिए, उसको फूड मिलनी चाहिए, और उसको अपना रहने के लिए कपड़े वगैरह की जरूरत उसको रहती है। तो ये उसकी बेसिक नीड्स हैं, उसका रहना, उसका खाना पीना, ये सारी उसकी बेसिक नीड्स हैं। इन बेसिक नीड्स के अलावा बंदा अगर ना मिले तो माशरे में सर्वाइव नहीं कर सकता। जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं उसके बाद सोशल नीड, और बेसिक नीड जो होती है सारी जिंदगी इंसान के साथ चलती हैं, रिलीजियस नीड भी सारी जिंदगी इंसान के साथ चलती हैं। सोशल नीड जो होती है एज वाइज होती है। एज वाइज कैसे होती हैं कि एक बच्चा छोटा होता है तो उसकी बेसिक नीड जो उसके वालिदैन माँ बाप उसकी पूरी करते हैं, इसके बाद उसके स्कूल जाने की एज आ जाती है, तो स्कूल में उसको एडमिशन करवाया जाता है। तो ये स्कूल में एजुकेशन हासिल करना उसकी एक सोशल नीड है, उसकी माशरे की जिम्मेदारी है, माशरती जिम्मेदारी है उसकी। उसके बाद इंसान जब बीमार होता है तो उसके बाद हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में जाना एक इंसान की क्या है, सोशल नीड है। हॉस्पिटल जितने हैं ये सारे सोशल सिक्योरिटी में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोशल सिक्योरिटी में आते हैं। इस चीज़ को आप यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट को आप समझें। उसके बाद जब ये खास एज की उम्र, जैसे हमारी 7 साल की उम्र में नमाज फर्ज होती है, तो इसी तरह बाकी रिलीजन के अंदर भी रिलीजियस नीड्स होती हैं। तो रिलीजियस नीड्स जितनी भी हैं ये सारी सोशल कंट्रोल के अंदर आती हैं। ये कोई भी रिलीजन हो दुनिया का, इस्लाम सबसे, अल्लाह ताला ने आलमगीर मजहब इस्लाम जो है ये बनाया है। तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट आप याद रखें कि इसका मैसेज आपको माशरे के अंदर इंसान बनाने के लिए लाजमी है। माशरे के अंदर आपको इंसान बनाते हैं अच्छे तरीके से। रिलीजन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपकी किसी एक पर्सन की अखलाकियात को बेहतर किया जाए। जब किसी पर्सन की अखलाकियात बेहतर होती हैं तो वहां पे सोशल कंट्रोल आता है। ये कॉन्सेप्ट ये स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे समझ लिया है। ये आपस में सारे इंट्रा रिलेटेड हैं, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर बेसिक नीड्स खत्म हो जाएं तो इंसान का सर्वाइवल नामुमकिन है। अगर सोशल नीड्स इंसान की खत्म हो जाएं तो वहां पे डेविएंट बिहेवियर रहेगा, लोग डेविएंस की तरफ ज्यादा जाएंगे। और अगर रिलीजियस नीड्स जो है लोगों की ये पूरी ना हो तो फिर लोग अनएथिकल हो जाएंगे, तो उनमें डेविएंस आ जाएगी। ये चीज आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे तरीके से समझना है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज है सोशल कंट्रोल की। तो सोशल कंट्रोल की जो प्रॉपर्टीज है, सबसे अहम बात उसके अंदर ये है कि पहली बात है सोशल कंट्रोल की, वो ये है इट इज एन इन्फ्लुएंस exerted through social suggestions, public opinion, religious and appeal. Second है कि influence is exercised by society bitterly than a single person or individual. Such groups may be in the form of family, union, club, etc. Third है कि every social control as influence exercised by a specific society or for the promoting of group welfare. Social control is exercised for some specific ends and goals to achieve by the individual of a collective group. यहाँ लिए स्टूडेंट्स आपको 3 बातें समझ आती हैं कि सोशल कंट्रोल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पब्लिक ओपिनियन, रिलीजन और उसकी एप्लीकेशन से आपको मिलता है। पब्लिक ओपिनियन, एक बात याद रखें, पब्लिक ओपिनियन किसको कहा जाता है? पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है राय आमा। ये एक पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है। राय आमा का मतलब ये होता है कि एक मसले के बारे में लोगों की राय क्या है। जनरल ओपिनियन को कहा जाता है, एक मसले के बारे में लोगों की राय क्या है। तो इस बात को आप याद रखें, खास मसला आ जाता है, उसके बारे में जो लोग राय देते हैं और जो लोगों की एक राय उसके बारे में जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, उसको पब्लिक ओपिनियन कहा जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो ग्रुप्स की शक्ल के अंदर लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं, उनके अपने नॉर्म्स हैं, उनका अपना कल्चर होता है, तो वो भी सोशल कंट्रोल को इंक्रीज करते हैं।
दूसरी थर्ड बात इसके अंदर ये है कि कोई भी सोशल कंट्रोल जो हो, इस सोशल कंट्रोल को मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो उसको एक्सरसाइज करते हैं, मुख्तलिफ क्लास है सोसाइटी की वो एक्सरसाइज करते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो प्रोविंसेस हैं 4, उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, उनके आपस में ग्रुप मुख्तलिफ हैं। कुछ ग्रुप जो होते हैं वो लैंग्वेज की बेस पे होते हैं, कुछ ग्रुप होते हैं रिलीजन की बेस पे होते हैं, कुछ वैसे ग्रुप हैं जो कास्ट की बेस पे होते हैं, रेस की बेस पे होते हैं, और कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो प्रोफेशनल लोग एक जगह पे काम करते हैं एक डिपार्टमेंट में, उनके ग्रुप्स बने होते हैं। तो वो आपस में सोशल इंटरेक्शन जब उनका होता है तो वहां से सोशलाइजेशन और सोशल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट देखने में आता है। ये डियर स्टूडेंट यहां तक था सोशल कंट्रोल। अब आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आया है कि सोशल कंट्रोल जो है ये माशरे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए? क्राइम की टेंडेंसी को कम करने के लिए, जुराइम कम करने के लिए। दुनिया में जिन नेशंस के अंदर सोशल कंट्रोल ज्यादा है उन नेशंस के अंदर क्राइम की टेंडेंसी कम है। सेकंड बात मैं आपको एक बात और समझा दूं कि जब भी नेचुरल कैलेमिटी आती है पाकिस्तान में तो लोग चैरिटी ज्यादा देते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी देने वाला मुल्क है, उनके अंदर पाकिस्तान का शुमार होता है। इसकी रीजन पीछे, इसकी रीजन है रिलीजन। हमारे रिलीजन के अंदर चैरिटी है और हमारी सोशल नॉर्म्स हैं, इनके अंदर चैरिटी है। इस वजह से वो भी है कि सोशल कंट्रोल के कॉन्सेप्ट के थ्रू लोग जो है वो देते हैं चैरिटी। ये सोशल कंट्रोल पॉजिटिव चीजों की तरफ हमेशा बंदे को लेके जाता है। एक सोसाइटी को जो पॉजिटिव चीजें हैं उनकी तरफ लेके जाएगा, मुस्बत चीजों की तरफ लेके जाएगा, और ये सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद आपको डियर स्टूडेंट की समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट सोशल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी में किसको कहा जाता है। अब इसके बाद जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसको हम अब डिफाइन करते हैं। व्हाट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से मुराद मैंने आपको बताया था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है इसके 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप इसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का है वो होता है इसके अंदर डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने एक बात समझनी है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले कि पुलिस का क्या रोल है, सेकंड इसके अंदर प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन अदालती जो कार्रवाई है उसको कहते हैं उर्फ़-ए-आम में, और सेकंड के पनिशमेंट कौन सी है। 2007 से पहले प्रोसिक्यूशन नहीं होती थी, पुलिस ही सारे काम करती थी। इसके बाद अब हम थोड़ा सा इस पर रोशनी डालते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता क्या है, इसके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनी सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डिस्क्राइब द ऑफेंसेस, punishments, procedures and way to punish those who break law of the society. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने एक कॉन्सेप्ट 3 समझने हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सबसे पहले इसके अंदर ऑफेंस होगा, सबसे पहले क्रिमिनल सिस्टम के अंदर किसी माशरे में जुर्म होता है, ऑफेंस होता है। ऑफेंस कहते हैं किसी लॉ को अगर ब्रेक करेंगे तो आप ऑफेंस करेंगे। कोई भी लॉ ऐसा है जिसको ब्रेक करते हैं, कानून को तोड़ते हैं, तो वहां से ऑफेंस होता है उसका। इसके बाद प्रोसीजर है, सेकंड इसका जो मेन कंपोनेंट है वो प्रोसीजर है। प्रोसीजर का मतलब ये है 3 चीजें होती हैं प्रोसीजर के अंदर। सबसे पहले जब कोई भी ऑफेंस होगा वो कनेक्टेबल है, काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, तो वो ऑफेंस होगा। उसके बाद उसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर जो है वो पुलिस से स्टार्ट होता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का प्रोसीजर जो है पुलिस से स्टार्ट होता है कि पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। जो पुलिस है इसका बेसिक काम
इस सिस्टम के अंदर क्या है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर किसी मुल्क की लॉ जो इन्फोर्समेंट है उसके अंदर पुलिस का क्या रोल है। एक बात याद रखें कि पुलिस 1861 का जो एक्ट है पुलिस एक्ट, उसके तहत ब्रिटिश ने यहाँ पे मॉडर्न जो लाइन्स हैं उनके ऊपर पुलिस को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। अब पुलिस का जो बेसिक मकसद है वो होता है सबसे पहले कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, कि इन्वेस्टिगेशन करके सबूत इकट्ठे करना ये पुलिस का काम है, और सबूतों को एनालाइज करना और उनको पनिश देना ये प्रोसिक्यूशन अदालत का काम है। पुलिस का मेन जो काम होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस और प्रूफ। इसके लिए वो बंदे को अरेस्ट भी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो अदालत में चालान पेश करते हैं। चालान जब अदालत में पुलिस पेश कर देती है तो यहाँ पे पुलिस का रोल खत्म हो जाता है, यहाँ से जो कोर्ट्स हैं उनका रोल स्टार्ट होता है। तो बेसिक जो रोल है पुलिस का वो होता है ऑफेंस की कनेक्शन से लेके उसके चालान पेश करने तक पुलिस का रोल होता है। इसके बाद जो होते हैं पुलिस वालों को, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको अदालत तलब करती है, जब प्रोसीडिंग्स होती हैं वहाँ पे उसने गवाही देनी होती है, अपना जो इन्वेस्टिगेशन है उसको डिफेंड करना होता है उसने। सेकंड इसके अंदर जो सिस्टम है वो अब प्रोसीजर है। अब प्रोसीजर के अंदर आपने एक तो इसके अंदर पुलिस का आपने प्रोसीजर के अंदर एक तो रोल ऑफ पुलिस है वो मैंने आपको बता दिया है। सेकंड इसके अंदर रोल ऑफ प्रोसिक्यूशन है। रोल ऑफ प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का जो है ये एक जुडिशियल अदालती कार्रवाई है, अदालती एक प्रोसीजर है। प्रोसिक्यूशन के अंदर ये होता है जब चालान पेश हो जाता है तो उसके बाद फिर अदालत जो होती है वो एनालाइज करती है सबूत को। उसके बाद अदालत के अंदर प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, प्रोसीडिंग के अंदर विटनेस होती है, विटनेस के बाद फिर उसके अंदर जो होता है उस क्रॉस एग्जामिनेशन बाकी चीजें सारी होती हैं। इसके बाद फिर अदालत जो होती है वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी रिलायबिलिटी क्या है, प्रूफ्स की रिलायबिलिटी क्या है, आइदर दीज आर एडमिसिबल और नॉट, कि ये काबिले अदखाल शहादतें हैं या नाकाबिले अदखाल शहादतें हैं। इस चीज को अदालत का काम होता है जज करना। सेकंड उसके अंदर ये है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसकी सबसे बड़ी ये खूबी है कि इट क्रिएट्स डेटरेंस। ये डेटरेंस जो है उसको बना, डेटरेंस होता है वो मिनिमम लेवल जिसके ऊपर सोसाइटी के अंदर लोग जो होते हैं वो डरते हैं। लोगों को रियासत की रिट का खौफ होता है, उसको डेटरेंस कहा जाता है। तो अदालतें सजा देने के बाद जब पनिशमेंट करती हैं अदालतें, तो पनिशमेंट के थ्रू क्या होती है, डेटरेंस एस्टेब्लिश होती है स्टेट की, लोगों को सजा मिलती है, तो स्टेट की रिट जो होती है लोगों के दिलों में बैठ जाती है, तो लोग फिर उस तरह का ऑफेंस करने से बाज रहते हैं। अगर मुल्क के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ना हो तो उससे बहुत सी पेचीदगी लेती है जन्म। विदाउट इफेक्टिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम a society or country cannot survive for long। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात याद रखें, आपने कॉन्सेप्ट एक पढ़ा होगा अनार्की का, इंतशार का। अब अनार्की का कॉन्सेप्ट क्या है? अनार्की का कॉन्सेप्ट ये है, उसके तसव्वुर से मुराद ये है, जैसे आप देखते हैं अफगानिस्तान को, वहां पे अफगानिस्तान के अंदर कोई मुनज़्ज़म हुकूमत उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। सूडान के अंदर आप देख लें, दारफर के अंदर, वहां पे उनकी मुनज़्ज़म हुकूमत नहीं है, वहां पे लोगों के ग्रोह है, वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, तो जब कोई वहां पे ऑफेंस होता है तो उसकी सजा लोग खुद ही दे देते हैं। आपने भी देखा होगा आज से 3-4 साल पहले पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर भी लोगों ने मौके के ऊपर चोरों को पकड़ के मारा है, सजा दे दी, अक्सर लोगों को जान से मार दिया है। तो ये किस चीज की तरफ लेके जाती है? इसको अनार्की कहते हैं, इंतशार होता है। मुआशरे में इंतशार अगर फैलेगा तो इंतशार मुआशरे के अंदर जिस तरह जंगल में आग फैलती इस तरह फैलता है। इसको कंट्रोल करना बाज़ औक़ात हुकूमत रियासत की रिट के पास में नहीं होता। जिस तरह आप देख सकते हैं कि इन दो मुल्कों के अंदर, सूडान में दारफर और अफगानिस्तान के अंदर रियासत की रिट वीक है, तो वहां पे इंतशार फैला हुआ है, तो लोग वहां पे पकड़े खुद ही लोगों को सजाएं दे देते हैं। इससे रियासत का जो तसव्वुर है वो खत्म हो जाता है। रियासत के तसव्वुर से मुराद ये बात है कि आप
रियासत का लोगों के ऊपर कंट्रोल होता है थ्रू लॉ इन्फोर्समेंट, थ्रू जुडिशरी, थ्रू लेजिस्लेशन। तीनों चीजें जो होती है, कंपोनेंट ऑफ स्टेट है, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट है। तो अगर तीनों चीजों में से एक चीज भी खत्म हो जाए तो गवर्नमेंट अपनी रिट खो देती है। अगर लेजिस्लेशन खत्म हो जाए, तो लेजिस्लेशन अगर खत्म हो जाए तो फिर लॉ इन्फोर्समेंट नहीं होगी। लॉ इन्फोर्समेंट जब खत्म हो जाएगी, मिसक्रिएंट्स को पकड़ा नहीं जाएगा। मिसक्रिएंट्स को पकड़ा नहीं जाएगा तो अदालतें उसकी सजा नहीं दे सकेंगी। तो वहां से रियासत की रिट खत्म हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपस में बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग फोर्स है, ऐसी बाइंडिंग फोर्स है जो रियासत को मुनज़्ज़म रखती है, रियासत के मुआशरों को मुनज़्ज़म रखती है। तो ये आप स्टूडेंट साहब ने देखा कि जिन मुल्कों के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नहीं है, तो वहां पे मुल्कों की तरक्की को देख लें, वहां पे तरक्की नहीं हो। तरक्की जो होती है किसी मुल्क के अंदर, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि मुल्क के अंदर अगर अमन व अमान है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट आएगी। जब इन्वेस्टमेंट आएगी वहां पे, तो इन्वेस्टमेंट जो क्रिएट करेगी वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी, पैदावार को, मुल्क की मजमूई पैदावार को जब इंक्रीज करेगी, जिसको जीडीपी कहा जाता है, तो फिर लोगों को वहां पे मौके में, जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी किसी मुल्क में, तो डिमांड ऑफ लेबर बढ़ेगी। जब डिमांड ऑफ लेबर बढ़ेगी तो लोगों को वहां पे जॉब क्रिएशन होती है, लोगों को जॉब मिलती है। जब जॉब मिलती है तो लोगों की इनकम लेवल इंक्रीज होता है। इनकम लेवल के इंक्रीज होने से मुल्क में जुर्म कम होता है। तो इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर के पीस और उसके अलावा अमन व अमान का किसी मुआशरे में क्या तल्लक है। दूसरी बात उसके अंदर ये होती है, वो कॉन्सेप्ट ये होता है जब प्रोसिक्यूशन के थ्रू जुडिशरी, जो इसका तीसरा कंपोनेंट है, अदालत सजा देती है, तो अदालत की सजाओं का कॉन्सेप्ट ये होता है, किसी ने अगर लॉ ब्रेकिंग की है तो उसके बाद उसको सजा दी जाएगी। अगर उसका जुर्म बहुत बड़ा है तो उसको बड़ी सजा, तो उसको कैपिटल पनिशमेंट तक दी जा सकती है। इसके अलावा 10 साल कैद, 7 साल कैद, 5 साल कैद, 2 साल कैद और 1 साल कैद की सजा मिलती है। कुछ लोगों को कैद व मुशक्कत की सजा मिलती है, वो उनके जुर्म पर डिपेंड करता है। तो इन चीजों से आपके ध्यान में क्या कॉन्सेप्ट आता है डियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये होता है कि अदालत जब सजा देती है किसी को, तो अदालत सजा के थ्रू रियासत की रिट को बहाल करती है कि मुआशरे के अंदर जो इनारकी फैली थी उसको उसने उसी वक्त खत्म कर दी। जब सजा लोगों को मिलेगी तो लोगों के अंदर इबरत का कॉन्सेप्ट पैदा होगा। जब इबरत का कॉन्सेप्ट पैदा होगा लोगों के अंदर, तो लोग फिर उस डेविएंट बिहेवियर कम होगा, लोगों में इंतशार कम है, लोग जुर्म की तरफ कम आएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपने ये समझ यहाँ पे आपको आ गया होगा कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है पाकिस्तान का, फौजदारी इंसाफ का निज़ाम, इसके तहत आपने ये चीज़ें ये समझी हैं कि सबसे पहले वो मुआशरा जिसके अंदर कोई जुर्म हुकूक होता है, ऑफेंस होता है। जब ऑफेंस होता है तो वो ऑफेंस काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस होता है। काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस करती है। पुलिस का काम है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस करना। कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस करने के बाद पुलिस उन एविडेंसेस के साथ कोर्ट के अंदर चलान फाइल करती है। जब चलान फाइल करती है तो कोर्ट वहां पे चार्जशीट के थ्रू चलान कर देती है। मुल्ज़मान का चलान हो जाए, उसके बाद फिर अदालत अपनी कार्रवाई स्टार्ट करती है। अपनी कार्रवाई के बाद, एविडेंसेस के बाद, विटनेस के बाद अदालत फैसला सुनाती है। अगर गिल्टी पर्सन हो तो उसको सजा मिलती है। जब सजा देती है अदालत, तो जुडिशरी का काम है सजा देना, प्रोसिक्यूशन का काम है मुकदमा चलाना। जो मुकदमा चलता है वो प्रोसिक्यूशन चलाती है और जुडिशरी का काम है सजा देना। सजा के बाद जब अदालत सजा दे देती है तो वहां पर रियासत की रिट को बहाल कर दिया जाता है। रियासत की रिट बहाल होती है, लोगों के तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का निज़ाम फौजदारी इंसाफ जो है इन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब इसके अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो मसाइल आते हैं उनको हम अब डिस्कस कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स।
student, what are the problems in criminal justice system of Pakistan? There may be some basic problems, there may be some secondary problems, there may be some non-secondary problems, but the primary or the basic problems are very important. The first thing is that the role of police. The role of police is very important in criminal justice system of Pakistan because the police has the basic power, the basic right to investigate the issue, to investigate a crime. That's why the decision of court depends upon the proofs which are collected by the police. डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे इस बात को समझना है कि पाकिस्तान के जुडिशियल जो सिस्टम है क्रिमिनल जस्टिस का, इसके अंदर कौन कौन से मसाइल आपको दरपेश हो सकते हैं, रियासत कौन कौन से मसाइल जो हैं उनका सामना करती है। सबसे पहले रोल ऑफ पुलिस है। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे बड़ा बुनियादी समझना है। वो ये है कि जब किसी एक सोसाइटी के अंदर जुर्म वक़ूअ होता है तो उस जुर्म की सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है। जब एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, चाहे वो बंदे को अरेस्ट करे, चाहे वो किसी जगह का विजिट करे, कलेक्शन। और पुलिस का वैसा काम होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कि पुलिस ने सबूत इकट्ठे करने। अब यहाँ पे एक आप कॉन्सेप्ट समझिए कि सोसाइटी में हो क्या रहा है। एक बात आप याद रखें कि जितने क्रिमिनल केसेस होते हैं इसके अंदर जो एफआईआर है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, इसकी सबसे बुनियादी वजह होती है। आप बात याद रखें कि अगर एफआईआर जो है, एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि जैसे ही कोई इंसिडेंट अकर हुआ है, कोई वक़ूअ हुआ है, उसके फौरन बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन से पहले एफआईआर दर्ज कर दी जाए। तो एफआईआर दर्ज करने के अंदर अगर पुलिस डिले करती है, और अक्सर वो डिले करती है, एफआईआर देर से दर्ज होती है, तो वो क्रिमिनल केस की जो बुनियाद है उसको कमजोर कर देता है। इस चीज को याद रखें आप। बहुत से केसेस आपके सामने ऐसे हुए हैं जिनके अंदर एक पर्सन गिल्टी था, लेकिन एफआईआर की उसकी टाइमिंग ठीक नहीं थी, एफआईआर लेट उसकी दर्ज हुई, तो अदालत ने उस एफआईआर की बेस के ऊपर उनको बेल दे दी, बेल ग्रांट कर दी या उनकी सजाओं को खत्म कर दिया। कॉन्सेप्ट जो होता है बुनियादी वो, क्योंकि आप अभी इस लेक्चर को बहुत से ऐसे लोग भी सुन रहे हैं जिनका तल्लुक लॉ के साथ नहीं है, तो उनकी जो इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताऊं कि अगर एफआईआर किसी वाकये की लेट दर्ज हो, बाद में दर्ज हो, तो वो वाकया अपनी अहमियत को खो देता है। वो केस जो होता है अपनी अहमियत को, बेसिक चीजों को खो देता है। तो सबसे बड़ी जो रुकावट आती है पुलिस की वो इसके अंदर होता है डिले इन एफआईआर। डिले इन एफआईआर, डिले इन एफआईआर का मतलब ये है कि अगर वक़ूअ हुआ है फौरन शाम को 6 बजे अगर कोई एक वाकया हो जाता है कार चोरी का या मर्डर का, तो वहां पे क्या करेंगे कि उसकी एफआईआर फौरन दर्ज करवानी चाहिए, जो उस वाकये के फौरन बाद दर्ज कर लेनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एफआईआर को उससे अगले दिन या उससे अगले दिन दर्ज करवाया जाता है। जब एफआईआर को लेट अगर दर्ज करवाएंगे आप, ये उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है कि जब कुछ मर्डर हो जाता है किसी का, तो उसके जो वारसीन होते हैं, लवाकिन होते हैं, वो एफआईआर को लेट दर्ज करवाते हैं। लेट दर्ज करवाने का जो सबसे बड़ा मकसद एफआईआर का वो होता है कि एफआईआर में फैब्रिकेशन की जाती है। अगर आप किसी एक पर्सन की बी के साथ दुश्मनी है और बी ने ए जो है उसका कोई बंदा कत्ल कर दिया है, अब ए ने एफआईआर दर्ज करवानी है, तो वाकई के फौरन बाद एफआईआर दर्ज करवाना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो क्या करते हैं कि वहां पे और लोगों को भी एफआईआर के अंदर मुलव्वस कर देते हैं, डाल देते हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि जब एक एफआईआर का प्रोसीजर लॉन्च हो जाता है, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस लोगों को अरेस्ट करेगी, तो इससे फैब्रिकेटेड और एफआईआर से सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन डिस्टर्ब होती है। जब इन्वेस्टिगेशन डिस्टर्ब होगी तो
उसमें उतना डिले आ जाएगा, जितना डिले आएगा उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन उतनी वीक होना स्टार्ट हो जाएगी, उनके कलेक्शन ऑफ एविडेंस उतने खराब हो जाते हैं, कलेक्शन ऑफ एविडेंस के अंदर एक्यूरेसी नहीं रहती है अगर डिले हो एफआईआर। दूसरी बात यह है कि पुलिस हर वाकये के एफआईआर इतनी आसानी से दर्ज नहीं करती। इसके लिए ये होता है कॉन्सेप्ट अदालत के थ्रू आपको, बात यह है कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको सीआरपीसी के अंदर जस्टिस ऑफ पीस कहा जाता है। 22A और 22B उसकी आर्टिकल्स हैं, उसकी शिक है 22A और 22B। जो एफआईआर होती है, अगर पुलिस स्टेशन आपकी दर्ज ना करे तो जस्टिस ऑफ पीस के थ्रू आप एफआईआर अपनी दर्ज करवा सकते हैं। आप अदालत में एप्लीकेशन दें, अदालत में एप्लीकेशन देंगे तो जज हुक्म दे देगा आपको कि पुलिस एफआईआर दर्ज करे, पुलिस को वो डायरेक्शन दे देगा कि एफआईआर दर्ज, इसको कहते हैं जस्टिस ऑफ पीस। इसके थ्रू एक रेमेडी है, एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन अभी कुछ अमेंडमेंट करके जस्टिस ऑफ पीस जो है, इसकी बेसिक अमेंडमेंट ये होती है कि आप पहले डायरेक्ट आप अदालत में जाते थे, अब आपको एसपी जो उस एरिया का है, जिले का है, एसपी एडमिनिस्ट्रेशन, आपने उसके पास जाना है, अपनी एप्लीकेशन देंगे तो उसके बाद फिर दूसरा प्रोसीजर 22A और 22B का अडॉप्ट होगा। सेकंड उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर एफआईआर में डिले आया है तो केस वीक हो जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, उससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम खराब हो जाता है। दूसरी बात, थर्ड बात इसके अंदर जो होती है वो ये होती है कि नॉन एक्यूरेसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नॉन एक्यूरेसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नॉन एक्यूरेसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये होती है किसी भी इलाके में वाकया होता है जो काबिल दस्त अंदाजी है पुलिस हो, तो पुलिस वाले को चाहिए कि फौरन वहां पे जाके वहां पे जितने भी क्राइम सीन के ऊपर जितने भी शहादत हैं सबको प्रिजर्व कर ले। पुलिस अगर फौरन प्रिजर्व करेगी तो उसके अंदर फैब्रिकेशन भी नहीं होती, और दूसरी बात ये होती है कि वहां पे इंसान बाकी जो लोग फिर रहे होते हैं उनकी आपस में मिक्सिंग भी नहीं होती। इस बात को याद रखिएगा। जब दूसरी इसके अंदर यह है कि जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस किसी को फेवर कर देती है और किसी को वो फेवर नहीं करती। अगर वो फेवर उसको उस अक्यूज को चाहिए लीगली तो उसको फेवर नहीं किया जाता, अगर लीगली नहीं चाहिए तो उसको फेवर कर दिया जाता है। उसका इफेक्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे ये होता है कि एंड पे इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया जाता, हो सकता है कोर्ट उसकी बेल दे दे या उसको बरी कर दे। अगली बात उसके अंदर ये है कि हमारे जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है इसके अंदर जो कानून शहादत है, तो कानून शहादत 1984 में कानून शहादत ऑर्डिनेंस जो था उसको नाफज किया गया था। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखें कि अब दुनिया जो है उसके अंदर बहुत सी मॉडर्नाइजेशन हो गई है। तो इस मॉडर्नाइजेशन के थ्रू जो जितने भी एविडेंसेस हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिकली एविडेंसेस होते हैं, जैसे आपके कॉल डाटा है, जैसे आपकी फ़ोन की लोकेशन है, आपका व्हाट्सएप का डाटा है, आपका बाकी किसी भी सोशल नेटवर्क का डाटा है, वो उसको काबिल इदखाल शहादत नहीं कहा जाता। फोटो कापीज, अखबार में छपने वाली जितनी भी खबरें हैं, तस्वीरें हैं, ये भी काबिल इदखाल शहादत नहीं होती। तो इसके बारे में कुछ बेसिक प्रॉब्लम जो होते हैं, वो जो स्टैट्यूट्स हैं उसके भी प्रॉब्लम्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, इसको अमेंड होना चाहिए। ये एक रिकमेंडेशन है सोशियोलॉजी की, उनको भी अमेंड होना चाहिए। सेकंड उसके अंदर है कि रोल ऑफ प्रोसिक्यूशन। रोल ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है ये भी एक प्रॉब्लम है। रोल ऑफ प्रोसिक्यूशन, रोल ऑफ प्रोसिक्यूशन ये है the separate and independent prosecution departments are established after 2007 in different provinces of Pakistan. Previously there was separate branch in the police known as prosecution branch, and that branch was responsible for the prosecution on behalf of state. Although provincial government established prosecution departments, but they are toothless and have no power in practice. Provincial government in Pakistan
provinces so far failed to provide prosecution with adequate resources and essential legislation, which is essential for the working of modern day criminal justice system. Prosecutor is powerless in Pakistan, who is sandwiched between the two most powerful, authoritative and corrupt institutions of Pakistan like police and judiciary. Prosecutor cannot direct investigation officer to properly collect the evidences during investigation. He is only authorized to scrutinize the investigation report after its completion, and till that time, the investigation officers almost destroyed all important pieces of evidence. A prosecutor can even not direct the police investigator to apply the correct section of law during investigation. Further, even in case of no evidence, prosecutor has no power to turn the case back to police or drop the case, but he has to forward it to the magistrate after recording his opinion. That opinion is also worthless because it is not binding on court. Hence, in practice, prosecutors in Pakistan only works and postman between police and judiciary. The condition of prosecution departments is so disappointing that at most of the stations they don't have their proper office to work. So without any resources, proper legislation, government attention and spirit to work, the prosecution departments are only rubber stamps in Pakistan. डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखा कि प्रोसिक्यूशन का रोल। प्रोसिक्यूशन का रोल ये है कि जो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मरतब की है, प्रोसिक्यूटर जो है उसको फाइनलाइज करता है, उसकी नोक पलक को सवारता है। इससे ज़्यादा प्रोसिक्यूशन का रोल नहीं। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसने जो शहादतें हैं, जो प्रूफ है, उनको अगर उन्हें टेम्पर्ड कर दिया है तो प्रोसिक्यूटर उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। दूसरी बात यह है कि प्रोसिक्यूटर की रिपोर्ट को कोई भी लीगल हैसियत भी हासिल नहीं है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसके अंदर यही है कि प्रोसिक्यूशन का रोल है। उसके बाद जुडिशरी का रोल है। जो प्रॉब्लम जुडिशरी को आते हैं इसके अंदर वो भी मैं आपको बता देता हूं। डियर स्टूडेंट, जो रोल जुडिशरी का बेसिक काम ये होता है कि आप उसने जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो प्रूफ आए हैं, जो रिपोर्ट पेश हुई है, उसको एनालाइज करना है, उसकी बेस के ऊपर उसने फैसला करना है। तो जो जुडिशरी के सामने, जज के सामने, अदालत के सामने फाइल में पड़े हुए जो सबूत होंगे तो अदालत उससे बाहर नहीं निकल सकती, उन्हीं के मुताबिक फैसला करना होता है। दूसरी बात यह है कि जब फैसला अदालत करती है उसके अंदर पब्लिक सेंटीमेंट को भी वो नहीं देखती। लोगों की ख्वाहिश क्या है, लोगों की ख्वाहिश जुडिशरी नहीं देखती, वो सिर्फ उस फाइल की ख्वाहिश को देखती है जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जज के टेबल पे पड़ी होती है। तो इसके अंदर although government invested lot of money and resources in the judiciary in last decade, yet the institution is in bad shape and fails to deliver the criminal justice system of Pakistan. Judges are highly paid, but the burden of work on them is very high. And police prosecution are not doing their role very well because due to these things the judiciary is confined to decide inside the limit of their investigation. Without limit, judiciary cannot do anything. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले बात यह है कि हम अक्सर एक कॉन्सेप्ट समझते हैं इनएफिशिएंसी ऑफ कोर्ट है। तो कोर्ट्स जो होते हैं उसके अंदर कुछ मुकदमात ऐसे हैं जो चलते रहते हैं। इसके बारे में 3-4 चीजें हैं। पहली चीज इसके बारे में कि जो कोर्ट्स हैं उनको ओवरबर्डन किया गया है। बहुत ज्यादा लिटिगेशन होती है पाकिस्तान में और जुर्म भी पाकिस्तान के अंदर ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद अदालत के लिए ये एक बहुत वक्त तलब मसला है कि वो उन तमाम जो प्रूफ्स हैं उनको एनालाइज करना, उनको पढ़ना, उनको एनालाइज करके फैसला करना हर प्रूफ के अंदर। दूसरी बात यह है कि हमारे जो एक ऐसा लीगल एक यू टर्न पाया जाता है वो ये है कि अगर जो
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसकी कारकर्दगी से अगर मुद्दई जो है वो अगर मुतमईन ना हो तो वह एप्लीकेशन दे के इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश को चेंज करवा देता है। तफ्तीश को जब चेंज करवाता है उसके बाद तफ्तीश अगर चेंज हो तो अदालत के अंदर चालान पेश नहीं किया जाता, तो इस वजह से मुकदमों में डिले आने की एक वजह ये भी है। अगर इन्वेस्टिगेशन वाले अपना काम खुद करेंगे, अदालत के अंदर जो फैक्ट और फिगर हैं, जो भी प्रूफ है, उसको जो आपने शहादतें इकट्ठी की है पुलिस ने, अगर वो बिल्कुल रिफाइन हो और बिल्कुल वो रेलिवेंट हो तो अदालत को आसानी होती है। सेकंड बात उसके अंदर ये है कि अनदर मेजर प्रॉब्लम इन द डिलेड जस्टिस सिस्टम इज क्रिमिनल केसेस आर डिसाइडेड नॉट इन द मंथ बट इन द ईयर इन पाकिस्तान। सबसे पहली बात ये है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं ये हफ्तों या महीनों में इनका फैसला नहीं होता, इनका फैसला सालों में होता है। दूसरी बात इसके अंदर ये कि सालों में अगर होता है तो अगर अदालत किसी बंदे को 7 साल कैद दे देती है या उम्र कैद दे देती है, तो अगर उस बंदे को जिस दिन से वो अरेस्ट हुआ है उस दिन से उसकी सजा को काउंट किया जाता है, तो अक्सर लोग जो होते हैं जिनको सजाए उम्र कैद की सजा मिलती है तो उनका इतना अरसा जेल में हो चुका होता है कि वो सजा को पूरी कर चुके थे, वो फौरन रिहा हो जाते हैं। तो इससे मुआशरे के अंदर ये बैड इम्पैक्ट आता है। अगर कोई क्रिमिनल बंदा है वो सजा के बाद दोबारा मुआशरे के अंदर आ गया है तो वो दोबारा क्राइम शुरू करने की टेंडेंसी उनमें ज्यादा होती है। थर्ड इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स एक और रोल है, वो ये होता है रोल ऑफ जेल। जेलों का क्या रोल है? सोशियोलॉजी के अंदर जेल में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। डियर स्टूडेंट, जेल जो होती है, जेल का कॉन्सेप्ट बेहतर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको जेलों को एस्टेब्लिश किया था दुनिया में। जेलों का कॉन्सेप्ट होता है असलाह करना। आप असलाह करते हैं, रिफॉर्म करते हैं, वहां पे जो कैदी होते हैं उनको वहां पे उनका डेविएंट बिहेवियर है उसको कंट्रोल करते हैं जेलों के अंदर। अगर जेलें जो होती हैं वो अपने बेसिक रोल से हट जाएं, और ये बात थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर है कि वहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है उनकी जेलें जो हैं वो बजाय रिफॉर्म करने के वो जुराइम की नर्सरियां बन चुकी हैं। जेलों के अंदर जब एक इंसान पहली दफा जाता है तो जेलों के अंदर बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, मास्टर क्रिमिनल्स होते हैं, जिनके साथ रह के वो जुर्म के नए तरीके, नई टेक्निक सीखता है। बाहर जब जेल से बाहर निकलता है तो उनको वो अप्लाई करता है। तो जेलें जो होती हैं उनका भी रोल माशरे के अंदर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, जेलों के अंदर उसका इन्वायरमेंट को बेहतर करना चाहिए। जेलों के अंदर लोगों को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, उनको मुफीद शहरी बनाने के लिए ये लागू की जानी चाहिए। जेल ऐसा ना हो कि लोगों जो क्रिमिनल हैं उनके लिए जन्नत साबित हो। हालांकि क्रिमिनल के लिए जेल जो होती है वो इस तरह होनी चाहिए कि वो जेल के अंदर जाएं, जेल में जब वो जाते हैं तो वहां पे अपने आप को वो रिफाइन करें, अपने उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग जेल के अंदर होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जब लोग जेलों में जाते हैं तो सजा काट के जब बाहर आते हैं तो उससे ज्यादा बड़े वो क्रिमिनल बने हुए होते हैं, उससे ज्यादा बड़े वो ग्रुप आगे एस्टेब्लिश कर लेते हैं। उसके बाद इस लेक्चर का जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। टू कंक्लूड दैट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान इज लूजिंग कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल ड्यू टू इट्स इनएफिशिएंसी, गवर्नमेंट नीड्स to pay special attention toward the criminal justice system in Pakistan, because a country can live without resources but cannot live when it lacks in justice. पहली बात यह है कि अगर अदालतें इंसाफ कर रही हैं किसी भी मुल्क के अंदर तो उस मुल्क की फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, और अदालतें इंसाफ इसी बेस के ऊपर करेंगी कि जब उनके पास इन्वेस्टिगेशन के थ्रू रिफाइंड और रेलिवेंट और एडमिसिबल एविडेंस उनके पास है। अगर अदालतों में एडमिसिबल एविडेंस नहीं आता, इररिलेवेंट चीजें आती हैं, या उसके बाद एफआईआर अगर लेट दर्ज हुई है, एफआईआर देर से दर्ज, डिलेड एफआईआर है, तो उससे भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम खराब होता है। लोगों का इसमें ये रोल होता है, इसके अंदर एक जो रोल है वो लोगों का भी है कि लोग जब क्राइम हो जाता है तो उसी क्राइम के ऊपर लोग जो होते हैं उसी की एफआईआर दर्ज करवाएं, बजाय उसकी एफआईआर दर्ज करवाने के। लोग क्या करते हैं कि वहां पे एप्लीकेशन जब देते हैं एफआईआर के लिए तो वहां इतने लोगों को एफआईआर के अंदर नामजद कर देते हैं जिनको पुलिस वालों के लिए
इन्वेस्टिगेट करना प्रॉब्लम बन, उनमें कुछ लोग बैरून मुल्क होते हैं, कुछ अपनी सर्विस के ऊपर होते हैं, कुछ अपने कारोबार पे होते हैं, हालांकि वो मुलव्वस नहीं होते। जो लोग मुलव्वस होते हैं अगर उन्हीं को FIR में लिखा जाए तो उससे एक तो होगा उनको सजा मिलेगी, सजा उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन लोगों ने जुर्म या ऑफेंस किया है, जो बेगुनाह है वो उनको सजा नहीं मिली चाहिए, ये कानून कहता है। तो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है कि लोग एक दूसरे को फंसाने के लिए भी FIR दर्ज करवाते हैं, जो कम्प्लीटली फॉल्स और फैब्रिकेटेड FIR होती है। तो ऐसी FIR दर्ज करवाने से एक तो अदालतों के ऊपर जो बर्डन है केसेस का, लिटिगेशन का, वो बढ़ जाता है, और थर्ड उसके अंदर जो होती है कलेक्शन ऑफ एविडेंस के अंदर पुलिस वाले उनके रिसोर्सेज वहाँ पे स्टेट के रिसोर्सेज आया होते हैं। तो थर्ड उसके अंदर ये बात है, कोई ऐसा माशरे के अंदर इससे पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। तो अगर सोसाइटी अपने आप को चेंज करे तो सोसाइटी अपने आप को चेंज कैसे कर सकती है कि लोगों में सोशलाइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा हो, डेविएंस कम हो। जब डेविएंस लोगों के अंदर कम होगी तो लोगों का रुझान क्राइम की तरफ कम होगा। जब क्राइम की तरफ लोगों का रुझान कम होगा तो फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी अपना एफिशिएंसी में काम करेगा, और उसके अलावा बाकी जो इसके तीनों पार्ट्स हैं, पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, जुडिशरी है, ये भी अपना एफिशिएंटली काम करेंगे और उनके रिसोर्सेज ज़ाया नहीं होंगे। सबसे पहली बात इसके अंदर ये है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, इसमें सोशल प्रॉब्लम है, इसके बाद इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इसके अंदर प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स बता दिए हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।